ओके, सो वर्क, एनर्जी और पावर, इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और पिछले कपल ऑफ लेक्चर्स से हम पोटेंशियल एनर्जी पर बात कर रहे हैं। इसी सीक्वेंस में जो लास्ट लेक्चर हमने कंडक्ट किया था उसमें हमने कुछ इलस्ट्रेशंस देखे कि गिवन सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अब ये सीक्वेंस थोड़ा और आगे कंटिन्यू रहेगा। couple of more lectures we will be taking to discuss the problems related to the calculation of potential energy, and these all these are the basic kind of illustrations, basic kind of problems. Later on चैप्टर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से फिर हम पोटेंशियल एनर्जी के और डिटेल कैलकुलेशन करेंगे। जैसे जब हम ग्रेविटेशन चैप्टर पे पहुंचते हैं तो वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक अलग रेफरेंस बनता है, उसके एक अलग फॉर्मूले बनते हैं। फिर जब हम आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पर पहुंचेंगे तो फिर वहां उसका एक अलग पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन किया जाएगा। सो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ये मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फंडामेंटल्स हम लोग डेवलप करते जा रहे हैं, जिसके बिना पे जिसको यूज करके हम फिर आगे के कंसेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस सीक्वेंस को हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स टेक। सो थोड़ा सा आज मैं रैंडम टाइप ऑफ क्वेश्चंस लूंगा, क्योंकि कपल ऑफ क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी टेकन फॉर रॉड सिस्टम, couple of questions I have already taken for the maxima minima condition, यानी कि equilibrium, stable unstable equilibrium and all that. तो थोड़ा सा हम miscellaneous type of problems करेंगे, random concepts इधर उधर से include किए जाएंगे। Now in this particular question हमें बताया जा रहा है कि potential energy जो है वो ये फॉर्म में गिवन है, a minus bx स्क्वायर। ठीक है, अब a और b को यहाँ पे कांस्टेंट मानना है, तो आपको गिवन है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी। तो काफी सिंपल बात है बच्चों, जब हम फोर्स लिखते हैं तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का ग्रेडियंट, डिफरेंशिएशन डेबा यू बाई डेबा एक्स, ऐसे कर लें आप विथ माइनस। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन पूरा करेंगे, सो लेट मी जस्ट राइट ए माइनस बी एक्स स्क्वायर। ए को कांस्टेंट मान लें तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ए का, 0 माइनस बी को कांस्टेंट मान लें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करें तो क्या आंसर 2bx आ जाएगा। यस, यस सर। therefore force will be equal to 2 times of bx। अब बेटा b यहाँ पे कांस्टेंट है, इनफैक्ट a और b दोनों कांस्टेंट थे। तो प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम डेवलप करना चाहते हैं तो फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी हो गई डायरेक्ट x के साथ। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक हो गई बात? यस सर। यस। आइए एक और देखते हैं। अब इसमें कभी कभी यहाँ तो हमको इक्वेशन गिवन है, बट इसमें कभी कभी हमको ग्राफ दिया जाता है। ग्राफ दे करके फिर रिस्पेक्टिव ग्राफ पूछा जा सकता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ गिवन है और हमें निकालना है कि फोर्स का ग्राफ कैसा होगा। So the potential energy of the system is represented by this particular graph. Force acting on the system will be represented by. Now there are these possibilities given to us in the options. अब बस हमें एक बेसिक बात क्या याद रखनी है कि फोर्स जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे डेबा यू बाई डेबा एक्स या डी बाई डी यू बाई डी एक्स। बेसिकली देखा जाए ना तो ये होता है नेगेटिव ऑफ स्लोप। करेक्ट है बच्चों? वाई एक्सिस पर अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब किया जा रहा है और एक्स एक्सिस पर पोजीशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है। जब हम स्लोप लिखते हैं तो वाई पैरामीटर डिवाइडेड बाय एक्स पैरामीटर होता है ना, तो यही हुआ वाई पैरामीटर डिवाइडेड बाय एक्स पैरामीटर। मतलब ये टर्म अपने आप में क्या है, स्लोप है। ये हमने थ्योरी पढ़ते वक्त भी देखा था, है कि नहीं? यस। यस। फोर्स का मतलब हुआ नेगेटिव ऑफ स्लोप। तो फिर हमको यहाँ पे जो लाइंस दिख रही हैं इनके स्लोप पता करने पड़ेंगे। बच्चों ये वाली जो लाइन है ना, इसके लिए आप सीधे सीधे कमेंट कर सकते हो कि यहाँ पे स्लोप 0 है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका स्लोप 0 है, ये सुनो।
Yes, sir. स्लोप जीरो होना हमें ये इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे 4 0 है, तो यहाँ पे 4 0 हो गया। ठीक हो गई बात? Yes. अब बची ये वाली लाइन। इस वाली लाइन में आप देखेंगे ना, तो बेटा यहाँ पे अगर हम स्लोप की कंडीशन चेक करते हैं तो इस सिचुएशन में स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है ना, क्योंकि ये एक इस तरीके से इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है विद अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ थीटा, राइट। और थीटा भी देखो यहाँ पे लेस देन 90 है, तो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो इस पर्टिकुलर लाइन के लिए अगर आप फोर्स को लिखोगे तो फोर्स कैसा हो जाएगा? तो फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ स्लोप। अब चूंकि यहाँ पे स्लोप ही पॉजिटिव है तो फोर्स इस सिचुएशन में कैसा हो गया बच्चों? Negative. वेरी गुड, नेगेटिव, और वो भी कैसा? Constant. तो हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखने को मिल रही है कि अगर हम इस पॉइंट को जीरो मान लें तो जीरो से ए तक आते आते इस सेगमेंट में फोर्स नेगेटिव कांस्टेंट है, नेगेटिव कांस्टेंट, ठीक है ना। और उसके बाद अचानक से फोर्स हो जाता है जीरो इस सेगमेंट में, क्योंकि इस सेगमेंट का स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। क्लियर हो रही है बच्चों बात? Yes. यस सर। ये जो दो बातें हैं इसको जरा चेक करें आप। पहले सेगमेंट में फोर्स नेगेटिव कांस्टेंट रहना चाहिए और उसके बाद सडनली जीरो होना चाहिए, ऐसा कहां दिख रहा है? ए में तो नहीं दिख रहा है। ए में ये जरूर दिख रहा है कि फोर्स नेगेटिव कांस्टेंट है, लेकिन उसके बाद सडनली जीरो नहीं हुआ, बल्कि ऐसा थोड़ा 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 करके जीरो हुआ। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके जीरो नहीं हो रहा है, नेगेटिव कांस्टेंट के बाद सडनली ये जीरो होना चाहिए। यहां पर ये भी नामुमकिन है। ये ग्राफ भी बिल्कुल रिजेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव कांस्टेंट बता दिया फोर्स को, ये पॉजिटिव कांस्टेंट का सेक्शन है ना। तो पॉसिबल ग्राफ क्या होगा? C. सी आएगा। C. अब सी में आप ध्यान से देखें, ये जो सेगमेंट है ना बेटा, ये यहां से लेके यहां तक, इसमें क्या समझ में आया? फोर्स नेगेटिव कांस्टेंट, और उसके बाद सडनली एकदम से जीरो हो गया, और उसके बाद जीरो होने के बाद वो एक्स चाहे कितना भी आगे जाए उसके बाद ये लाइन ऐसी चली, ऐसे हमको इमेजिन करना पड़ेगा। सो इस तरीके से इसका आंसर निकलेगा। क्लियर हो रही है बच्चों बात? Yes, sir. हम्म। Yes, sir. तो ग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए हमको थोड़ा सा चालाकी से सोचना पड़ेगा, ये ऐसे ही नहीं आएगा। मतलब हमको पहले तो इसकी मैथमेटिकल कंडीशन अच्छे से कंसिडरेशन में आनी चाहिए उसकी, कि क्या वैल्यूज बन सकती हैं, और उसके बाद फिर उसको ग्राफ को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हुए हमें आइडेंटिफाई करना है। अब इसी लाइन पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन पिछले एग्जामिनेशन में कहीं पूछा गया है। यहां पर हमें फोर्स की इक्वेशन गिवन है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब। अब उल्टा इसने रिवर्स करके हमसे ये पूछा कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा है। तो बच्चों जो सबसे पहले फोर्स की इक्वेशन गिवन है ना, उसी को हम ठीक से लिखते हैं। तो ये है माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब। अब आपको याद होगा कि अगर हम इसका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन करना चाहते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ना, एफ डी एक्स। ठीक है, फोर्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, और पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे तो फोर्स मिलेगा। और हम जानते हैं कि डिफरेंशिएट करना और इंटीग्रेट करना ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, रिवर्स एप्लीकेशंस हैं। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें फोर्स मिलता है, तो अगर हम फोर्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर ही बच्चों बात? यस सर। तो यहाँ पे अगर हम इसका इंटीग्रेशन पूरा करते हैं, ये भूलना नहीं कि बाहर नेगेटिव है, ये माइनस के एक्स प्लस ए एक्स क्यूब, ये मैंने ब्रैकेट लगाया इंटेंशनली, और उसके बाद मैंने इसको कर दिया dx। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट पूरा कर लें आप। सो u इज इक्वल टू ये माइनस, ये इंटीग्रेशन के बाद कैसे नजर आएगा? माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए एक्स रेस टू 4, सॉरी ए एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4। करेक्ट जा रहा हूं मैं? डिवाइडेड बाय 4। है ना? यस सर। ओके। अच्छा, लेकिन ये जो बाहर माइनस है पहले इसको अंदर ले लें आप। तो फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी का जो एक जनरलाइज इक्वेशन मिलता है वो ऐसे मिलेगा, के एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए एक्स रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है।
अब हमारे सामने एक चैलेंज ये है कि ठीक है भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन मिल रही है, लेकिन हम इसे ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करें? ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट में तो हमको मिलती हुई नजर नहीं आ रही है कि चलो भाई पैराबोला हो गया, हाइपरबोलिक हो गया, या स्ट्रेट लाइन हो गया, या ऐसा कुछ होगा। तो कैसे काम करें? तो इसके लिए कुछ हद तक स्टैंडर्ड कंडीशंस के साथ भी इसको मैच किया जा सकता है, बट मैं एलॉबरेटिव पॉइंट यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूं। देखो, अगर मैं चेक करना चाहता हूं कि x इज इक्वल टू, मैंने 0 कर दिया, तो u भी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं x की जगह पे 0 कर देता हूं Yes. तो डायरेक्टली u भी 0 होगा। मतलब ये कि ग्राफ में हमें 0 से शुरू करना है, क्योंकि x कहीं ना कहीं 0 से ही शुरू हो रहा है चारों ग्राफ्स में। तो जब x 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। सर dx का इंटीग्रेशन। dx इज इंक्लूडेड इन द इंटीग्रेशन ना बेटा, माइनस kx dx हो गया ना। इंटीग्रेशन के बाद dx चला जाता है ना, निकल जाता है ना dx का इंटीग्रेशन। यस सर। इंटीग्रेशन होने के बाद dx वाला फैक्टर हटा देते हैं हम लोग। अच्छा, तो आई वाज ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम x को 0 करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए में भी ऐसा सजेस्ट किया गया है, बी में भी सजेस्ट किया गया है, डी में भी सजेस्ट किया गया है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हमारा आंसर चाहे जो कुछ भी हो, सी नहीं हो सकता, क्योंकि सी एक्स के 0 करने पर पोटेंशियल एनर्जी को काफी हाई वैल्यू बता रहा है। ठीक हो गया बेटा बात? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें और आगे चेक करते हैं। अगर हमने वाकई u को 0 कर दिया, वाकई u को 0 कर दिया, लेकिन x 0 नहीं है, ऐसे इमेजिन करते हैं, ठीक है ना? तो कैलकुलेशन के बाद मैं कुछ ऐसा ऑब्टेन कर सकता हूं कि यहां से x² कट गया, ये 4 था तो ये कट के 2 पावर हो गया, ये 2 था, ये भी 2 हुआ, तो आंसर मिला x² इज इक्वल टू 2k/a। इसका सीधा मतलब है x इज इक्वल टू अंडर रूट में 2k/a। तो क्या पता चला कि x की इस वैल्यू पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा नो? Yes, sir. हम इसका कंक्लूजन ये बता सकते हैं कि u इज इक्वल टू 0 at two conditions: for x is equal to 0 and for x is equal to under root 2k/a। राइट बेटा? Yes, sir. तो ग्राफ में हमें x को 2 बार 0 करना है। एक बार x 0 होगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी को 0 करना है, और बाद में x की ये वाली वैल्यू आएगी तब भी 0 करना है। तो इस हिसाब से ए ग्राफ में हमको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है कि x के 0 करने पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और बाद में भी 0 है। और डी ग्राफ में भी हमको ऐसा दिख रहा है कि x के 0 करने पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और बाद में भी 0 है। लेकिन बी ग्राफ में ऐसा नहीं है, बी ग्राफ में सिर्फ एक ही बार 0 है। तो हमने आउट ऑफ 4 2 को तो रिजेक्ट कर दिया। अब बचे कौन कौन? ए और डी। क्योंकि हमारे अब तक के कैलकुलेशन में ए के ग्राफ में भी वो बातें प्रूव हो रही हैं जो हमें चाहिए, और डी ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में भी हमें वो बातें मिल रही हैं जो हमें चाहिए। अब हमें देखना पड़ेगा कि फर्दर कैलकुलेशन कैसे हो सकता है, फर्दर उसका एनालिसिस कैसे हो सकता है। अब सबसे पहले तो देखो, आप ये सोचो बच्चों कि अगर हमने एक ऐसी वैल्यू चॉइस कर ली जो ग्रेटर देन रूट अंडर रूट में 2k/a है, x की वैल्यू जो है ना 2k/a से ज्यादा है, तो जरा पोटेंशियल एनर्जी के एक्चुअल इक्वेशन पे वापस आते हैं। इधर इस इक्वेशन पे ध्यान देते हैं बच्चों। जब हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x को 0 रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, राइट? Yes. और अगर हम x के लिए ये वैल्यू सजेस्ट करेंगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, राइट? ये भी हमने प्रूव Yes. किया। लेकिन अगर हम x के लिए इससे बड़ी वैल्यू लिखते हैं, इससे ज्यादा वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू चॉइस करते हैं जो इस मैग्नीट्यूड से ज्यादा बड़ी है, तो क्या होगा बेटा कि ये निगेटिव टर्म बढ़ जाएगा, निगेटिव टर्म बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये नेगेटिव टर्म बढ़ जाता है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी की एक्सपेक्टेड वैल्यू नेगेटिव आएगी?
Yes. अब हमको तीन बातें पता चली। कौन कौन सी? जब हमने x को 0 किया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। उसके बाद जब हमने x को रूट में 2k/a किया तब भी पोटेंशियल एनर्जी और एक बार क्या हो गई? 0 हो गई। और फिर तीसरी बात हमें ये पता चली कि जब हम x की वैल्यू रूट 2k/a से ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। अब इस ग्राफ में मैं देखता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी x की हायर वैल्यू के लिए पॉजिटिव कन्वर्ट हो रही है, और इस ग्राफ में मैं देखता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी x की हायर वैल्यूज के लिए नेगेटिव कन्वर्ट हो रही है। तो फिर मैं दोनों में से कौन से ग्राफ को चॉइस कर लूं? Option D. डी में। तो काफी एनालिसिस के बाद ये आंसर मिला। मेरा ख्याल है ये क्वेश्चन जेई या किसी प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है। आ रही बेटा बात समझ में कैसे करना है? Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं रहती है। थोड़ा सा सोचना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, और ये लर्निंग जो हमारी चल रही है इसमें ये बातें हमें पता चल रही है कि इस तरीके के प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे किया जाए। तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और एट द टाइम ऑफ गिविंग टेस्ट्स आप इन चीजों को प्रैक्टिस में जब लाएंगे तो इजीली हैंडल कर पाएंगे फिर आप। नाउ दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन टू गो फॉर, आई थिंक। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है बाय दिस एक्सप्रेशन। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा पूछ रहा है। तो बच्चों आप जानते हो कि इक्विलिब्रियम लाने के लिए फोर्स 0 करना है ना? Yes. और इक्विलिब्रियम उस वक्त आएगा जब फोर्स 0 होगा, विच मींस डेबा यू बाई डेबा एक्स, ये फैक्टर क्या हो जाएगा? 0। 0. तो पहले डी यू बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। आप चाहे डेबा बोलें या डी बोलें, डिफरेंशिएशन बोलें, डायरेक्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्स वाई जेड तीनों टर्म आते हैं तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके डेबा ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सिंगल वेरिएबल है तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएबल वैल्यू बताइए इसकी क्या होगी? इतना मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ अभी। बोले इसकी डिफरेंशिएबल वैल्यू क्या होगी? 16x वेरी गुड, शाबाश। 16x minus 4 plus 0. वेरी गुड। क्या हमें du बाई डी एक्स को पूरा 0 कर देना है? Yes. तो 16x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसका सीधा मतलब हो गया 4 इज इक्वल टू 16x। ठीक हो गई बात? देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 बाई 16, which means x is equal to 0.25 मीटर। 1 by 4 हो जाएगा। 4 16 कटेगा, 1 by 4, 1 by 4 का मतलब 0.25 होता है। तो कौन सा ऑप्शन आया यहाँ पे? P. सेकंड ऑप्शन आया। ये बहुत ही आसान था, इसमें हमें कोई खास दिमाग नहीं चलाना था, बिल्कुल सीधे सीधे कंडीशंस पर हम इसे कर सकते हैं। ओके विद दिस? Yes. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें अच्छे से समझना है। A body is attached to the lower end of the vertical spring. चलिए पहले मैं इस बात को आपके सामने ड्रॉ कर देता हूं कि इस तरीके से कोई एक रिजिड सपोर्ट है, इस पर ये स्प्रिंग लगी है और इस पर हमने एक बॉडी भी अटैच कर दी, और बॉडी के अटैच करने की वजह से क्या हुआ, m मास की बॉडी, ये स्प्रिंग थोड़ी सी एलोंगेट हो गई। हो सकता है ये स्प्रिंग पहले इतनी लेंथ रखती हो, लेकिन इसमें एक एलोंगेशन आ गया, मान लेते हैं x, जो किसकी वजह से आया? mg की वजह से। ठीक हो रही है बच्चों बात? यस? Yes, Yes. sir. अच्छा, जैसे ही इसमें mg का एलोंगेशन आ जाएगा, क्या ऊपर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स आ गया इसमें, kx? Yes. इक्विलिब्रियम अटेन करने के हिसाब से क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, kx इज इक्वल टू mg? Yes. जरूरत पड़ी तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू mg बाई x। ये एक स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन है, ये स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि हमने जब इस स्प्रिंग के साथ ये मास अटैच किया था तो हमने इसको ग्रेजुअली धीरे 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 नीचे छोड़ा, बिल्कुल ऐसे अपने हाथ पे रख के धीरे 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 हमने उस मास को नीचे लाया। मतलब फोर्स को हमने पूरा मौका दिया कि वो डेवलप हो और काउंटर बैलेंस करे इस वेट को। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमसे ये सजेस्ट कर रहा है कि अगर इस तरीके का मास अटैच करके हम उसको छोड़ दें, सडनली उसको छोड़ दें,
गिरा दें उसको। ठीक है, देखिए धीरे 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 छोड़ना एक अलग प्रोसेस है, और बिल्कुल मास अटैच किया स्प्रिंग के साथ आपने आप छोड़ दिया तो वो एकदम से झटका खा करके नीचे जाएगा, है ना। तो फिर एलोंगेशन कितना होगा वो पूछ रहा है। मैं आपसे थोड़ा सा अपनी लॉजिक पर यहाँ पे बिलीव करने के लिए कहूंगा कि जब हम उसको धीरे 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 नीचे लाएंगे और अगर हम उसको सडनली छोड़ेंगे तो क्या सडनली छोड़ने पर वो ज्यादा नीचे जाएगा? सोचें, लॉजिक लगाएं। एक स्प्रिंग के साथ आपने मास अटैच करके धीरे धीरे छोड़ा तो कुछ एलोंगेशन तो होगा डेफिनेटली, लेकिन अगर हम स्प्रिंग के साथ मास अटैच कर दें और एकदम से अपना हाथ हटा दें और एकदम से उस मास को गिरने दें तो क्या वो स्प्रिंग ज्यादा एलोंगेट हो जाएगी? यस यस इंस्टिंक्टिवली हमको ये बात समझ में आएगी, मतलब बिल्कुल लॉजिक से भी हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादा हो सकता है कि ज्यादा एलोंगेशन आए। तो इन फर्स्ट ओपिनियन हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन एक्स और x/2 ये नहीं होगा। पहला ओपिनियन तो हमारा ये बना हो सकता है, हम अभी कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं हुआ हमारा ये आंसर, लेकिन इन फर्स्ट ओपिनियन क्या हम ये कह सकते हैं कि एकदम सडनली छोड़ने पर एलोंगेशन x या x/2 नहीं होगा, बल्कि जितना भी होगा वो x से ज्यादा होगा। करेक्ट है बच्चों बात? यस yes, अब जरा इस चीज को रियलाइज करने की कोशिश करते हैं कि मैथमेटिकली हम इसमें कैसे अपने इस फैक्ट को एस्टैब्लिश कर लें। तो लेट्स से कि हमने मास को एकदम से झटके से सडनली छोड़ दिया और सडनली छोड़ने से स्प्रिंग जरा ज्यादा ही नीचे आ गई कंपैरेटिव टू दिस। ठीक है, हो सकता है कि स्प्रिंग पहले यहां थी, मैं रेफरेंस तकरीबन तकरीबन सेम चॉइस कर रहा हूं, ये सेम रेफरेंस मैंने लिया। ठीक है, लेट्स से कि जब इस बार स्प्रिंग नीचे आई है तो ये y इतना पोर्शन नीचे आई। करेक्ट हुई बच्चों बात? yes, अब हम यहाँ फोर्स को उतना मौका नहीं दे रहे हैं कि वो डेवलप हो। फोर्स तो डेवलप होगा बहुत लेट, बाद में आएगा, लेकिन हम फोर्स को मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे छोड़ेंगे तो स्प्रिंग के अंदर डेवलप होने वाले फोर्स को हम चांस दे रहे हैं ना, मौका दे रहे हैं कि वो डेवलप हो जाए और धीरे 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 उस वेट को वो काउंटर बैलेंस करता जाए। अब सडनली गिरा दिया तो स्प्रिंग इस बात को रियलाइज करे कि मेरे पर मास अटैच है और मैं एलोंगेट हो रही हूं और फिर उसके बाद मेरे अंदर फोर्स आएगा। इतना टाइम हमने नहीं दिया, हमने उसको सडनली गिराया, तो फोर्स थोड़े से गैप के बाद आने की वजह से यहाँ एलोंगेशन ज्यादा होगा। ठीक है, अब कितना एलोंगेशन हुआ इस चीज को समझने के लिए हम बिल्कुल फंडामेंटल कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अगर इस जगह को हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं तो यहां पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानी जाएगी? 0, है ना। yes, अच्छा, यहां से ये मास कितना नीचे आया? वाई डिस्टेंस one, तो अकॉर्डिंगली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई? वाई वाई पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई? गलत जवाब, mgy, mgh, है ना। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी बाय अ फैक्टर ऑफ mgy, क्योंकि यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम मानेंगे 0, इस जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम मानेंगे mgy, ऑफ कोर्स इन नेगेटिव सेंस। लेकिन हम ये तो कंफर्म कह सकते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो mgy है। करेक्ट हुई बच्चों बात? यस सर यस अच्छा, क्या इतनी ही पोटेंशियल एनर्जी जितनी ब्लॉक के रेफरेंस में चेंज हो रही है वो स्प्रिंग के अंदर स्टोर हो जाएगी? यस और स्प्रिंग के अंदर स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, हाफ के एलोंगेशन का स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर लिख करके हमने इस फॉर्मूले को डिराइव किया था। लेकिन yes, फिलहाल एलोंगेशन तो हम y बोल रहे हैं ना, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हाफ के वाई स्क्वायर। तो हम बिल्कुल सिंपल सी एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाए, mgy इज इक्वल टू हाफ के वाई स्क्वायर। जरा साइड में इस इक्वेशन को देखो और बताओ मुझे कि हमने k के लिए क्या डेरिवेशन बना रखा है। mg बाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर, करेक्ट है। ये k के लिए ये वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ नोटिस करेंगे कि ये mg फैक्टर पूरा कैंसिल हो गया, ये y और यहां से ये फैक्टर y फैक्टर पूरा कैंसिल हुआ और इस तरफ बच गया 2x, जिसको मैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले रहा हूं और दूसरी तरफ बचा y। तो अब बताएं एलोंगेशन कितना हुआ? 2x 2x हुआ, तो हमारा आंसर आया 2x। अब नोटिस करें कि यहाँ पे हमने पहली सिचुएशन में हमने फोर्स को अच्छे से बैलेंस किया। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे ये काम कर रहे हैं और फोर्स को डेवलप होने के लिए पूरा चांस मिल रहा है, पूरा मौका मिल रहा है।
और यहाँ पे हमने सडनली ये काम किया, तो फोर्स डेवलप होने में जो लैग होगा, फोर्स डेवलप होने में जो थोड़ा सा डिले होगा, उतने ड्यूरेशन में ये स्प्रिंग और जरा नीचे चली जाएगी। तो हमने एनर्जी के कंसिडरेशन से यहाँ पे सॉल्व किया। आई बच्चों बात समझ लो? Yes, sir. Yes. ओके, सो इट इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये काफी कंसेप्ट पर डिपेंड करता है। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं और एक्स ही टिक कर देते हैं। वो सोचते हैं पहले भी एक्स होगा तो बाद में भी एक्स होगा, वही मास छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये समझना है कि जब हम काम ग्रेजुअली करते हैं, स्लो लेवल पर करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, तो हम फोर्स को डेवलप होने के लिए अच्छा खासा वक्त देते हैं और फोर्स बराबर वेट को काउंटर बैलेंस कर पाता है। लेकिन सडनली करने पर हम फोर्स को उतना मौका नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा ज्यादा एलोंगेशन एक्सपेक्ट कर पाते हैं। करंट सिचुएशन में तो हमने बोला डबल एलोंगेशन हमको मिलेगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑडियो में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है ना? No, No, sir. बैकग्राउंड वॉइस वगैरह कुछ ऐसा सराउंडिंग में यहाँ मेरे पास हो रही है, इसलिए पूछ रहा हूँ। No. no, sir. ओके, कुछ ऐसा डिस्टरबेंस हुआ तो जस्ट इंडिकेट मी, मैं उतनी देर के लिए थोड़ा सा पॉज कर दूंगा फिर। नाउ टू इक्वल masses are attached to the two ends of the spring of force constant K. Now these masses are pulled symmetrically. अब इसमें दो बातें बड़ी अहम है बच्चों, इक्वल masses का होना और सिमेट्रिकली दोनों को पुल करना। ठीक है, एक्स एलोंगेशन इनको मिला, तो फिर आप ये पूछा रहे हैं कि वर्क डन क्या होगा। तो पहले तो मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आपको बना के बता दूं कि ये कुछ स्प्रिंग है और स्प्रिंग के दोनों तरफ एक एक मास लगा हुआ है और दोनों को खींचा है हमने। ठीक है, अब बेटा स्प्रिंग का फोर्स ना इधर भी आएगा kx और स्प्रिंग का फोर्स इधर भी आएगा kx। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं कि इसमें टोटल एनर्जी कितनी स्टोर होगी? करेक्ट है, टोटल एनर्जी तो इतनी स्टोर होगी उसमें, हाफ kx स्क्वायर। Yes. लेकिन इसने क्या पूछा? वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन ईच मास, हर एक मास में कितना वर्क डन हुआ। अब देखो टोटल स्प्रिंग को हमने कितना खींचा? x, लेकिन इधर के मास को x/2 खींचना पड़ा होगा और लेफ्ट हैंड वाले मास को भी x/2 खींचना पड़ा होगा, तब जाके वो x इतना आया होगा। ऐसा नो? Yes. इसका मतलब इधर के मास ने आधी एनर्जी गेन कराई होगी और इधर वाले मास ने आधी एनर्जी गेन कराई होगी, तब जाके टोटल एनर्जी इतनी आई होगी। करेक्ट हुई बच्चों बात? Yes. Yes. तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम वर्क डन लिखना चाहते हैं तो वो होना चाहिए हाफ ऑफ यू, इंडिविजुअल मास के लिए, ईच मास के लिए टोटल तो उतना ही होगा। अब हाफ ऑफ यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचे ना बेटा, तो ये हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि ये टोटल वर्क डन हो जाएगा 1/4 ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब हम यहां पर एक जगह फंस गए, ऑप्शन का मैग्नीट्यूड तो हमें मिल रहा है 1/4 ऑफ के एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस में भी मिल रहा है। तो क्या करें, कैसे इस बात को हम एस्टेब्लिश करें कि प्लस वाला वैल्यू लें या माइनस वाला वैल्यू लें? अब सिंपल बात है, देखो इसने पूछा वर्क डन बाय हुम? स्प्रिंग। स्प्रिंग का फोर्स और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और स्प्रिंग का फोर्स बच्चों इधर लग रहा है। ठीक हो रही है बात? Yes. दोनों का डायरेक्शन कैसा है? Opposite. Opposite. जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो वर्क डन कैसा आता है? Negative. Negative. माइनस। मतलब यहाँ पे टेक्निकली क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। रीजन क्या है, समझ में आई ना बात? Yes. ओके, तो ये सारी छोटी छोटी बातें हमें बहुत केयरफुली हैंडल करने आनी चाहिए, ताकि हम ठीक ठाक तरीके से इन चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। वर्क डन इन पुलिंग अप अ ब्लॉक ऑफ वुड वेइंग 2 किलो न्यूटन। तो यहाँ डायरेक्टली इसका मास, सॉरी वेट हमको गिवन है 2 किलो न्यूटन, ये mg है बेटा। 10 मीटर की लेंथ पे हमने इसको एक इंक्लाइन प्लेन पर खींचा, 15 डिग्री का इंक्लिनेशन है और साइन 15 का वैल्यू हमें गिवन है। तो ये काफी आसान है, सिर्फ पूछने का थोड़ा सा तरीका ट्विस्ट करके दिया है। ऐसा कोई इंक्लिनेशन है, मान लें ये लेंथ 10 मीटर है, ये एंगल हमें यहाँ गिवन है 15 डिग्री, इसकी हाइट कुछ होगी। ब्लॉक इनिशियली था यहाँ पे
और हमने इसको फोर्स लगा के यहां लिया, ठीक है। अब ये जो चीज गिवन है ना बेटा, ये mg है, तो ख्याल रहे mg इज इक्वल टू 2 किलो न्यूटन विच इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, ठीक है। वेइंग, वेट दिया ना इसने, वेट का मतलब mg होता है। अब हमें निकालना है कि इसका वर्क डन क्या होगा, तो ये बहुत आसान है बेटा। इस प्रोसेस में अगर हम वर्क डन निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी करें। अगर आप रेफरेंस ग्राउंड को बना लेते हैं तो यहां पर तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, ऐसा नो? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इस हिसाब से जब हम ये 10 मीटर अलोंग द इंक्लिनेशन पहुंच के यहां जाते हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि हमने यहां लेंथ कितनी मूव कराई, हमें ये देखना है कि हाइट कितना ऊपर गया। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में हम ये नहीं देखते हैं कि हम कितनी लेंथ मूव कराते हैं, बल्कि हम ये देखते हैं कि हम कितनी हाइट ऊपर या नीचे करते हैं। तो यहाँ हाइट के नाम पे हम कितना ऊपर गए, H. तो बस हमने लिखना है mgh और इनिशियल 0 है। अब हमारे पास h का कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर आप साइन ऑफ 15 डिग्री लिखते हैं तो क्या आप h/10 लिख पाएंगे? यानी कि h हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ साइन 15 डिग्री। तो आपका वर्क डन कैलकुलेशन हो गया mg, जो कि है 2 इंटू 10 टू द पावर 3, और h का वैल्यू आ गया 10 साइन 15। अब क्वेश्चन के अंदर हमें साइन 15 का वैल्यू प्रोवाइडेड है, सो दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर 4, साइन 15 हो गया 0.259, ठीक है। 0.259 का मल्टीप्लीकेशन 2 से करें, डबल करें उसको, कितना होगा वो 5.0518 इस हिसाब से ये मल्टीप्लीकेशन करें आप, कितना होगा बताएं, जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। कितना हुआ मल्टीप्लीकेशन? 0.5. चलें, तो ये हो गया 0.518 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। बच्चों हमें बस इसे एडजस्ट करना है, दैट इज 5.18 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, और इसी को ही हमने एडजस्ट किया 5.18 किलो जूल। अब मैंने पहले ऑप्शंस पे नजर नहीं डाली, अगर ये सारे पहले से ही किलो में गिवन है ना, तो मैं ये 10 टू द पावर 3 का कन्वर्जन करता ही नहीं, सीधे सीधे आंसर आ जाता वैसे भी। तो वी मे एक्सपेक्ट ऑप्शन बी एज द करेक्ट चॉइस। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखने का मौका मिला कि इवन इफ वी मूव एन ऑब्जेक्ट अलोंग द इंक्लिनेशन, ठीक है, तो हमें ये ऑब्जर्वेशन नहीं करना है कि वो लेंथ में कितना चला है ऑब्जेक्ट, बल्कि हमें ये देखना है कि वो रेफरेंस पॉइंट से हाइट में कितना ऊपर गया है, ठीक है। इंक्लाइन लेंथ इज मीनिंगलेस, यहाँ पे इंक्लाइन लेंथ का कोई उतना खासा रोल नहीं है, कैलकुलेशन पूरी तरीके से बेस करेगा, डिपेंड करेगा किस पे, हाइट पे। ओके, नाउ क्वेश्चन 78 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, एंड आई डू नॉट वांट टू टॉक एनीथिंग अबाउट इट, आप ये खुद करेंगे। 79 देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन हमें ठीक से करने आना चाहिए। नाउ अ बॉडी इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी व्हेन इट लूजेस अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय यू, इट्स स्पीड इज v, तो फिर बॉडी का मास क्या होगा? लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। ये ग्राउंड है मान लें, और यहां से एक बॉडी को हमने ऐसे ड्रॉप किया, और ये ऐसे नीचे गिरते आ रही है। अब ऐसे नीचे गिरने के पूरे प्रोसेस में वो किसी जगह पे आ जाती है, एंड इट विल कंटिन्यू मूविंग, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हुआ वो u है। अच्छा, जब हमने इसको छोड़ा था तो क्या हम ये मान लें कि इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी? यस। और जब ये यहाँ पे गिर रहा है तो इसके पास कोई फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब एक बात बताओ कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं थी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, तो ये कहां से आई काइनेटिक एनर्जी? Due to gravity. हाँ, ड्यू टू ग्रेविटी बोलने से ज्यादा बेहतर होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई
वही कन्वर्ट हो गई किसमें? Kinetic. काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉइड, इट कैन जस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। हमें ये थ्योरम आगे पढ़ना है वर्क एनर्जी थ्योरम के नाम पे, बट इतना बेसिक तो हम जानते हैं, स्कूल में हमने पढ़ चुके हैं कि यहां से यहां आते वक्त अगर पोटेंशियल एनर्जी में कुछ कमी हुई है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी घटी है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है, तो उतना ही एग्जैक्ट वैल्यू कन्वर्ट हो गया होगा काइनेटिक एनर्जी में। तो सिंपली हम इसे ऐसे क्लेम कर सकते हैं कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ उतना ही एग्जैक्टली काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ। अब पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को तो यू बताया है, इट लूजेस यू एज पर क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी में आपके समझ के लिए लिख देता हूं के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। अब बेटा के ई फाइनल अगर हम लिखने की कोशिश करेंगे तो हम लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि इस जगह पे इसकी स्पीड हमको बाकायदा वी बोली गई है ये, और के इनिशियल कोई इनिशियल आइडिया हमें बताई नहीं गई है, तो हम मानेंगे कि जब उसको छोड़ा गया था तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी। तो आप एट द एंड पहुंच जाते हैं यहां, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू, देयरफॉर मास विल टेक अ वैल्यू ऑफ 2u बाई वी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मीट करेगा यहाँ पे? C. सी। तो इस प्रॉब्लम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हम कर सकते हैं बिल्कुल डायरेक्ट, और ये बहुत आसान है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा मजेदार है, इसलिए क्योंकि हमें कोई वेक्टर कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है और एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में हमें कन्वर्ट करना है। वैसे भी ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे चल के हम और इसमें कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स को ऐड करेंगे और कॉम्प्लेक्स इलस्ट्रेशंस इस पर हम देखेंगे। ओके, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ रियली चैलेंजिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जरा डिमांडिंग है, इसमें हमें बहुत सारी चीजें एनालाइज करनी आनी चाहिए, तो तैयार हो जाएं सभी। टू आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं हमारे पास, एंड इनके जो बेस हैं वो सेम लेवल पर हैं, और इनके अंदर कुछ लिक्विड्स हैं जिनकी डेंसिटी डी है, और इनमें अलग अलग लेवल ऑफ हाइट तक जो है लिक्विड को भरा हुआ है, H1 और H2 ऐसे, और एरिया इसका A है। तो लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन। लेट्स से कि ऐसे दो वेसल्स हैं, ये पहला वेसल A, ये बिल्कुल इसके साइड में सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अज्यूम करते हुए दूसरा वेसल। पहले वेसल में ऐसे कुछ लिक्विड भरा हुआ है, लेट्स से मैं थोड़ा सा ज्यादा दिखा देता हूं, और दूसरे वेसल में जो है ना कम भरा हुआ है, कम भरा हुआ है। इसकी जो हाइट है ये हमें बताई गई है H1, और इसकी जो हाइट है हमें ये बताई गई है H2। ठीक है, इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बताए गए हैं, और जो लिक्विड हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी डेंसिटी डी बोली गई है। अब बच्चों, ये जो कंबाइन सिस्टम है, बाद में हम क्या करने वाले हैं कि इन वेसल को ऐसे ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, इन वेसल्स को ज्वाइन करेंगे। नाउ टेल मी कि अगर हम इन वेसल्स को ज्वाइन कर दें तो क्या दोनों वेसल्स में लिक्विड का लेवल सेम हो जाएगा? सोचें आप। ये वेसल्स मैंने किसी तरीके से ज्वाइन करा दिए, जस्ट इमेजिन करें, बिल्कुल पाइप वगैरह से, ये ऐसे मैंने ज्वाइन करा दिया। तो क्या अब ऐसी सूरत में दोनों वेसल्स में लिक्विड का लेवल सेम हो जाएगा? Yes. मैं Yes. बहुत ही बेसिक सवाल कर रहा हूं, बिल्कुल छोटे बच्चे को भी आ जाएगा ये। Yes. होना चाहिए ना। अब दो टैंक है मान लो आजू बाजू में, दोनों टैंक को एक पाइप से जोड़ दें आप, तो क्या दोनों टैंक्स में पानी का लेवल सेम हो जाएगा? Yes. Yes. तो अब एक में वाटर का लेवल घटा और दूसरे में बढ़ा, मैच हुआ दोनों का। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि फिर वर्क डन क्या हुआ? ऐसा लेवल को सेम करने के लिए मान लेते हैं कि ये लेवल जो है ना सेम होकर के H इतनी हाइट पे आ गया था। ठीक, तो अगर ये H इतनी हाइट पे वाकई आ रहा है यहां पे, तो फिर इस सूरत में वर्क डन कितना हुआ, ऐसे पूछ रहा है, कैसे निकालें? तो यहां पे भी हम पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस बनाएंगे, इसे हम इनिशियल कंडीशन मानेंगे, और
और ये वाली जो है ना, ये फाइनल कंडीशन है। अब सबसे पहले बच्चों हम इनिशियल कंडीशन की पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं, बड़े ध्यान से समझना। तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि यहाँ कितना मास है, ठीक है। तो मैं लिक्विड के मास को m1 बोल देता हूं, g h1/2। अब मैं ये बात आपसे सुनना चाहूंगा कि मैंने यहाँ h1/2 क्यों लिया, हाइट के नाम पे मैंने h1 क्यों नहीं लिया, h1/2 क्यों लिया। याद है रॉड वाला प्रॉब्लम, कोई चीज सेंटर ऑफ अगर मास। कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी हाइट हम रेफरेंस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक गिनते हैं, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखते वक्त हमको इसके सेंटर ऑफ मास तक ही लेनी है हाइट। सही है ना बेटा? Yes. अच्छा, दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे? H2 ठीक है। अब मैं आपसे ये सुनना चाहता हूं कि हम ये m1 कैसे लिखें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। सो ये m1 है, ये दिख रहा है आपको, m1 इक्वल डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, समझ में आया? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ना। Yes. हाँ, तो हम यहाँ लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, डी। डी इतनी डेंसिटी गिवन है, ध्यान से पढ़े क्वेश्चन, देखो डेंसिटी डी बोला है Yes. उसने। अब सवाल है कि इसका वॉल्यूम कैसे लिखें। तो बेटा ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, अजम्पशन तो यही करना पड़ेगा, और सिलेंड्रिकल शेप की वॉल्यूम हम लिखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय उसका हाइट। मतलब m1 हो जाएगा DAH1, और इसी तरीके से m2 क्या होगा, बोले जरा, सेम कंसेप्ट पर m2 क्या होगा, DAH2। तो ये दोनों चीजें यहां ला करके अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा DAG H1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस DAG H2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सही है बेटा? Yes. ये स्क्वायर क्यों आया ना समझ में? Yes. हाँ, अब ये तो हो गई हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बड़े आराम से हम समझेंगे इसको, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, इत्मीनान से चीजों को लेंगे। तो ये तो हो गई हमारी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी तरीके से हमको लिखना है इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखने में एक गड़बड़ है, हमको पता नहीं है कि ये हाइट कितनी है, और आंसर में H नाम की कोई चीज नहीं है, बस H1 H2 ये वाली चीजें हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमको H निकालना पड़ेगा इसका। H कैसे निकालें? तो बेटा ध्यान दो, इस जार में या इस वेसल में जो लिक्विड भरा हुआ था और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ था, इन दोनों का वॉल्यूम अगर मैं मिला दूं और ये सिंगल अरेंजमेंट में जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है इसको कंसीडर करूं, तो क्या सेम होगा ये? यस। क्योंकि हमने इसमें से लिक्विड को ना तो निकाला है और ना ही ऐड किया है, सिर्फ रीअरेंजमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों की वॉल्यूम और इस अकेले कॉम्बिनेशन की वॉल्यूम सेम होनी चाहिए। यस। तो हम इस कंडीशन को यहां नोट करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनिशियली शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइनली। अच्छा, इनिशियल वॉल्यूम बेटा कैसे लिखोगे? तो AH1 प्लस AH2, वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला AH, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, शुड बी इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम कैसे लिखोगे? AH लेकिन 2 बार, इधर भी और इधर भी। इस पाइप के अंदर आने वाले लिक्विड को इग्नोर करना है, ये बस हल्का सा ज्वाइनिंग है, ऐसे इमेजिन करना है। क्लियर हुई बेटा बात? Yes. तो A फैक्टर कट गया, यहां से A फैक्टर कैंसिल हो गया, तो हमें मिला H1 plus H2 is equal to 2H, which simply means H is equal to H1 plus H2 divided by 2. Done with this? अब लिक्विड जिस हाइट तक पहुंच रहा है
उसके हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमको लिखनी पड़ेगी अब। तो आइए हम लिखते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? यस, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा होगा m मास का, इसके अंदर भी कुछ लिक्विड भरा होगा m मास का, इसकी भी कुछ हाइट होगी, इसकी भी कुछ हाइट होगी। अगर मैं ऐसे बना के लिखूं तो क्या ऐसे लिखूं? m g h/2 प्लस m g h/2, क्या कहते हो? yes, ठीक है ना, h की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताओ m की जगह क्या लिखेंगे? AH, सॉरी DAH, सही है ना? yes, सही जा, DAGH था इसलिए h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस वापस से mg, सॉरी mg नहीं, DA डेंसिटी एरिया, ये ग्रेविटी, ये h का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी DAGH बाय 2 तो ऐड हो जाएगा ना, ये कॉमन लेके हाफ प्लस हाफ तो 1 हो जाएगा ना? yes, पक्का हो रहा है ना अच्छे से? कोई इशू नहीं? yes, sir. ओके, अब h की वैल्यू पुटअप करें और इसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का एक इक्वेशन बनाएं। तो ये हो गया DAG, h की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो h की वैल्यू क्या है अपनी? सॉरी, h का स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट। तो ये हो गया h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय 2 और ये ब्रैकेट का आपने लगाना है स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा इसका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके विद दिस? यस। Yes, अब हमें पता करना है कि अनइक्वल हाइट्स जब इक्वल हाइट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर वर्क डन कितना हो रहा है। तो वर्क डन निकालने का बिल्कुल आसान सा तरीका, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में आप क्या लेंगे? डिफरेंस। वेरी सिंपल, करेक्ट है ना? yes, sir. Yes, sir. तो यहां पे हम वर्क डन का क्लेम कर रहे हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये नेगेटिव ऑफ, ये नेगेटिव होता है। चलो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं आपको समझाने के लिए। नेगेटिव ऑफ क्या लिखेंगे हम? फाइनल माइनस इनिशियली। माइनस अगर मैं हटा दूं तो क्या उल्टा करूंगा? इनिशियल माइनस फाइनल। कैलकुलेशन आसान हो इसलिए बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये Yes, sir. माइनस अगर मैं हटा देता हूं तो ये उल्टा करना पड़ेगा मुझे, या इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब इनिशियल का वैल्यू ये है बच्चों अपने पास, और फाइनल का वैल्यू ये है। मैं चाहता हूं आप इसमें नोटिस करें कि डी ए जी फैक्टर कॉमन निकल सकता है। Yes, sir. ओके, सो डी फैक्टर कॉमन निकला। इनिशियल के लिए हमारे पास आया h1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस h2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस में h1 प्लस h2 डिवाइडेड बाय 2 एंड डोंट फॉरगेट ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक हो गई बात? Yes, Yes, sir. अब हमें इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बिफोर दैट हम इस ब्रैकेट को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ये जो बाय 2 है ना, ये h1 और h2 दोनों के नीचे लगा लेते हैं ताकि कैलकुलेशन हम थोड़ा सा आसान तरीके से, इजी तरीके से कर पाए। सो डी हमने कॉमन लिया, ये मैंने ली कर ली ब्रैकेट, h1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस h2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस h1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस h2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस h1 h2 बाय 2। देखें सही है? सही किया? h1/2 पढ़ा मैंने इसको, फिर इसको पढ़ा मैंने h2/2। यहां साइड में लिखता हूं, चलो देखें। h1/2 प्लस h2/2, अब कर रहे हैं इसका स्क्वायर, करो देखेंगे। h1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस h2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये सॉरी प्लस हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ h1/2 h2/2, यही है? yes, sir. Yes, sir.
और कितना सिंपल करके समझाएं भाई, कर सकते हैं ना ऐसा? ये एलसीएम Yes, शेयर sir. कर सकते हैं सर, कोई हाँ बात हाँ. नहीं। ओके, मतलब वो डाउटफुल रहता है हर एक बच्चे को अभी मैथ्स कितना आ रहा है। इस स्टेज पर तो आना चाहिए पक्का। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब एज पर ऑप्शन थोड़ा सा हमें सोचना है कि क्या करस्पॉन्डिंग आंसर्स इसके हमको मिल सकते हैं। ठीक है ना, देखें सबसे पहले तो ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है ना, इसको ओपन करते हैं। तो याद रखें जो प्लस वाला टर्म है वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस वाला टर्म है वो प्लस बन जाएगा, बिकॉज बाहर की तरफ माइनस है। सो h1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस h2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस h1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस h2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 माइनस h1 h2 डिवाइडेड बाय 2। सही है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब h1 का स्क्वायर बाय 2 में से h1 का स्क्वायर बाय 4 माइनस करेंगे ना, तो h1 स्क्वायर बाय 4 बचेगा। DAG, ये टर्म h1 वाला और ये टर्म माइनस करें, h1 स्क्वायर बाय 2 माइनस h1 स्क्वायर बाय 4 माइनस करके देखें, आपको मिलेगा h1 स्क्वायर बाय 4। अब ये नहीं करते बैठने वाला मैं, प्लस h2 का माइनस करके क्या मिलेगा, माइनस h1 h2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो रहा है? Yes, sir. ओके, अब इस चीज को ध्यान से देखो ना, तो मुझे ऐसा अंदाजा है कि ये है DAG H1 square divided. h1 माइनस h2 डिवाइडेड बाय 4, नहीं 4 नहीं, डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। करके देखें आप, यही आएगा। Yes, sir. ठीक, अब इस न्यूमरेटर को अलग से लिखें और डिनोमिनेटर को अलग से लिखें। मुझे ऐसा लग रहा है मैं 7वीं 8वीं की क्लास को पढ़ा रहा हूं। सो DAG न्यूमरेटर हो गया अपना h1 माइनस h2 द होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को अलग से स्क्वायर करके लिखूंगा तो 4 हो जाएगा। h का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। करेक्ट है? Yes. Yes, sir. 4 एकदम बाहर लेके आ जाओ, 4 वाला जो फैक्टर है ना वो एकदम बाहर लाओ। सो ये हो गया 1/4। DAG नाउ ब्रैकेट इज लेफ्ट विथ h1 माइनस h2 द होल स्क्वायर। इतना वर्क डन इसमें होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी था, एल्जेब्रिक बिल्कुल बेसिक, और कंसेप्चुअल लेवल भी काफी अच्छी थी इसमें। वॉल्यूम का रेफरेंस बनाना था, मास के लिए डेंसिटी वॉल्यूम का रेफरेंस बनाना था, पोटेंशियल एनर्जी सही तरीके से लिखनी आनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास के रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी लिखना। यहाँ पर भी बाद में देखो h मिलने के बाद बराबर मैंने h/2 किया। एक गलती अगर हम करेंगे तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। वेल, अभी तक हमने चेक नहीं किया कि ऑप्शन कौन सा आ रहा है, अब जरा ये ध्यान में रखें, इसके हिसाब से देखें कौन सा ऑप्शन आ रहा है। डी, D option. ठीक है, सो वी आर गेटिंग डी एज द करेक्ट चॉइस। अब बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन देखते हैं। मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप जरा खुद से जल्दी से कर लें, इसमें अब इतना ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। यू कैन रेफर हियर के वेसल 2 की जो कंडीशन है उसमें सारा लिक्विड ऐसे 2h हाइट तक भरा हुआ है। फिर हमने ये वॉल ओपन कर दिया, ये लिक्विड इक्वली शेयर हुआ और दोनों तरफ HH इतना हमको हाइट मिला। और ये भी याद रखना है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना इसका, वो स्मॉल ए गिवन है इस बार, स्मॉल ए। तो फिर वर्क डन क्या होगा? तो बच्चों बहुत सिंपल बात है, इस केस में भी वर्क डन अगर मैं लिखूं ना, तो इनिशियल माइनस फाइनल करूंगा मैं। वेल फाइन, हमारी एक्चुअल इक्वेशन क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन बाहर क्या है, फिर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। तो वो बाहर का माइनस हम एडजस्ट करके इनिशियल माइनस फाइनल कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? No, sir. No, sir. अच्छा, अब बताओ इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? ये इनिशियल है, m g
2H. 2H/2 करेक्ट है ना? 2H/2, 2H मतलब Yes. फिर गलत हुआ बेटा, सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कल का मैंने पहला न्यूमेरिकल यही लिया था हाइट निकालने के लिए। एनीवे क्या आई पोटेंशियल एनर्जी? mgh। लेकिन ये m हमारे पास नहीं है, तो क्या करेंगे हम? d a g h का स्क्वायर। अरे एक सेकंड रुको, यहाँ m के लिए कैलकुलेशन ठीक से करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जो मास है वो कैसा लिखा जाएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो एक गलती हो रही थी मुझसे। वॉल्यूम कैसे लिखूंगा बेटा मैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, और इसकी हाइट कितनी है? 2h है। तो फिर इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी? डी ए जी एच स्क्वायर, लेकिन 2 भी लगाना पड़ेगा। ये 2 है ना? Yes. ओरिजिनल वॉल्यूम में तो है ना 2। अच्छा, ये हो गया मामला इसका। अब देखना है कि यहां पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगी सेकंड फाइनल में। फाइनल तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। सबसे पहले तो सोचने वाली बात है कि इसमें मास हो गया m/2, क्योंकि आधा मास उधर गया होगा, आधा इधर गया होगा, है कि नहीं? Yes. फिर g, फिर हाइट h/2 प्लस वापस से m/2 g, फिर हाइट h/2। करेक्ट हो रही है बात? Yes. Yes, sir. सॉल्व करें, क्या आएगा आंसर? यस, आंसर आएगा 2 mgh. 2 mgh आता है। ये सोचे ना जरा, ये बाय टू 1/4 हुआ, ये बाय टू ये भी 1/4 हुआ। M2GH. 2 कहां से आएगा यार? क्या कर रहे हो आप लोग? 11th में हो। अब ये सब ऑन रिकॉर्ड चल रहा है बेटा, देखो अभी। पेन पेपर लेके नहीं बैठते आप लोग? यस, करो जरा, मैं पॉज करता हूँ वीडियो 1 से 10 सेकंड के लिए। चलिए, तो एडिशन पूरी करें आप इसकी। पॉज करना पड़ा था अपने को थोड़ा। हाँ, तो इस एडिशन का आंसर क्या बताया आपने? MGH/2. mgh/2। अब m का एक वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ फाइंड आउट कर चुके हैं, देखो। तो इस वैल्यू को आपने पुटअप करना है, d a 2h g h एंड देन अगेन डिवाइडेड बाय 2। तो ये टू फैक्टर कैंसिल हुआ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मिली DAGH²। करेक्ट हो गई बच्चों बात? Yes. अब आपने बस इसको कंप्लीट करना है, नथिंग एल्स। तो ये वर्क डन हम लोग लिख रहे हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 2DAGH का स्क्वायर माइनस DAGH का स्क्वायर। अब 2 में से एक माइनस हुआ तो आंसर क्या आया? DAGH. बस, दैट्स इट, फिनिश, डन। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी आएगा। क्लियर हुआ? Yes. तो Sir. ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफी है। एक और क्वेश्चन मेरे सीक्वेंस में था, प्लान किया था मैंने आज लेने के लिए, बट इट्स ओके, ठीक है। अगली क्लास में होपफुली हम उस क्वेश्चन को कवर करेंगे, और अगली क्लास में इस इलस्ट्रेशन को हम कंप्लीट करेंगे। रुक जाएं फिर? Yes.